हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, सबको आवाज़ आ रही है? आई एम ऑडिबल, आवाज़ आ रही है तो प्लीज़। हेलो 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 हेलो। यार क्या हो रहा है यार? हेलो 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 सर। Yes, hello. Hi, Sandeep. हाय, गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. How are you? फाइन सर, आप बताइए। Good, good. Fantastic, fantastic. या Um, 6 कुछ PM और? का टाइम था अभी आई थिंक कनेक्ट हो रहे हैं आपके जो भी हाँ मेंबर्स हैं. जी जी, कुछ मेंबर्स हो रहे हैं कनेक्ट। ओके ओके. या थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेते हैं। यस सर, यस सर. सो हेलो। आई थिंक यहाँ पे CS स्टूडेंट्स आने वाले हैं. अभी आपने ऑलरेडी सर्कुलेट किया होगा. दे आर ज्वाइनिंग. हाँ मैंने किया है, मैं जो भी मेरे ग्रुप्स थे उसमें मैंने डाला है। और ये जो नया ओके लिंक है वो भी मैंने डाल दिया है, पुट कर दिया उसमें। ओके. अच्छा, ऐसा कि आज कुछ लोग का वर्किंग डे भी होता है ना, शनिवार है, तो कुछ लोग ऑफिस में भी हैं। राइट. सो संदीप, दिस लाइव इज ऑल्सो शेयरिंग टू माई प्रोफाइल ऑल्सो. या यू कैन आई थिंक शो हो रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, राइट? चेक कर लीजिए एक बार। सभी जो भी मेंबर्स ऐड हुए हैं वो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दें, हेलो हाय करें, जिससे पता चले कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। हेलो गुलाम, गौरव कुमार गुड इवनिंग, किरण गुड इवनिंग। आई थिंक सर नियर बाई 15 मेंबर्स ऐड हो गए हैं आई थिंक। तो हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, राइट? हाँ सर, पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए बच्चों को, जिससे कि थोड़ा या मतलब अपनी जर्नी के बारे में। या हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज विकास वर्मा. आई एम ए फेलो कंपनी सेक्रेटरी FCS. एंड मेरी जो मेंबरशिप आई थी वो आई थी ईयर 2017 में, जनवरी 17 में. तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि काफी उतार चढ़ाव रही है मेरी जर्नी में. जैसे नॉर्मल सबकी जर्नी में होता है. तो अर्लियर जैसे ही मैं CS बना उस टाइम पे मैं मुंबई चला गया था जनवरी 17 में. जी एंड उसके बाद में मुंबई में जर्नी जब स्टार्ट हुई तो वहां पे हमने स्टार्टिंग के अंदर जॉब की. जॉब करने के 6 महीने के बाद ये रियलाइज हुआ कि जॉब हमसे नहीं हो पाएगी. जी क्योंकि जॉब के अंदर काफी सारे इश्यूज हैं. या तो ऐसा हो सकता होगा कि 6 मंथ जब मेरे को जॉब मिली वो मुझे ऐसी फील्ड नहीं मिला जो मेरे को करना था काम जिसमें. तो उसके बाद में चूज किया कि प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. तो 2017 से ही उस टाइम पे प्रैक्टिस स्टार्ट की. थोड़े थोड़े जी कनेक्शंस बनाए. तो अभी काफी टाइम से प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, अलग अलग फील्ड्स के अंदर काम कर रहा हूँ. एंड अभी कंटेंट पे भी थोड़ा वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट से भी कई बार लीड्स जनरेट होती है. जी सर। ठीक है. तो जर्नी धीरे धीरे हम शेयर करेंगे बात करते टाइम पे. बट आज जो हमारा मोटो है, सबसे पहले तो मैं संदीप जी आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आपने इनवाइट किया मुझे. एंड डेफिनेटली अच्छा लगता है जब अपने CS फैकल्टी में ऐसे कैंडिडेट्स हो
जो इस फील्ड के बारे में सोचता हो और उस पर काम करना चाहता हो, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी बहुत रेयरली मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आपने इस तरह का ये जो सेशंस लेने का जो आपने गेस्ट टॉक की तरह कर रखा है, तो बहुत जी अच्छा है। इससे आपको काफी इंसाइट्स मिलती है, प्लस स्टूडेंट्स एंड जो यंग मेंबर्स है उनको काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। जी जी। मैं आई एम आल्सो थैंकफुल सर कि आपने सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग में हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। तो कई बार क्या होता है, काफी सारे रिक्वेस्ट आती है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि टुडे इज सैटरडे। अब सैटरडे को इवनिंग में मैं मोस्ट प्रोबेबली निकल जाता हूँ 5 या 6 बजे, बट मुझे ये सेशन लेना था क्योंकि आपने कहा कि काफी सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे, उनके कुछ सवाल होते हैं, उन पे अपन बातचीत करेंगे, Q&A सेशन करेंगे, प्लस जर्नी से लोगों को मोटिवेट करेंगे जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहे। और इस कोर्स के साथ साथ जैसे काफी फेलियर्स आते हैं, तो वो जी फेलियर्स जी को भी कैसे डील करना है, तो उन सब के ऊपर भी आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो स्टार्ट करते हैं। पहले आप बताइए क्या क्वेश्चंस है। सर एक क्वेश्चन मोहम्मद गुलाम ने पूछा, सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होल टाइम CS सही है या PCS? ओके, सो होल टाइम CS का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि कंपनी के अंदर वो जॉब कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉयमेंट, जी एंड PCS का मतलब प्रैक्टिसिंग CS। देखिए दोनों ही सेपरेट एक फील्ड है। आप अगर जॉब करते हो तो डे वन से आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है। आपको पता है कि आफ्टर 30th डे, 1st to 5th के बीच में मुझे क्रेडिट होने वाला है 40 से 50,000, 60,000, 70,000 रुपए, जो भी आपकी फ्रेशर एज ए फ्रेशर सैलरी है। बट प्रैक्टिस में आपको ये नहीं पता होता कि आपको कब पैसे मिलने वाले हैं, आपका काम कब कन्वर्ट होगा, कब लीड्स कन्वर्ट होगी। तो प्रैक्टिस एक स्ट्रगल है स्टार्टिंग में। देखिए आप फर्स्ट जनरेशन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, कि आपके जैसे फादर या आपके ग्रैंडफादर अगर प्रैक्टिस करते हो, तो वो सेकंड थर्ड जनरेशन है। बट आप फर्स्ट जनरेशन में आप प्रैक्टिस में आए हो, तो आपको इनिशियली काफी टाइम देना पड़ता है, काफी नेटवर्क बनाना पड़ता है, जी कंपनीज जी में जानकारी चाहिए। और आपको पता है नेटवर्क कहीं ना कहीं होता है तभी जाके लीड्स भी आती है। उन लीड्स के आप क्वेरीज रिजोल्व करते हो, उसके बाद उनका काम स्टार्ट करते हो, काम उनको पसंद आता है तो फिर आपको काम और भी देते हैं। तो प्रैक्टिस में स्टार्टिंग के अंदर काफी स्ट्रगल, आप मान के चलिए 3 से 5 साल का स्ट्रगल है। अगर वो स्ट्रगल आप फेस कर सको, अब आपने बोला कि सर 8 साल से तो क्लियर हुए हैं बड़ी मुश्किल से CS, अब आप बोल जी। रहे हो 5 साल और स्ट्रगल करो, तो फिर इस चक्कर में तो जॉब ही ज्यादा बढ़िया है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा फिर तो आप जॉब करिए। हाँ, अगर मान लीजिए फादर या फिर आपका ग्रैंडफादर या कोई फैमिली में कोई प्रोफेशनल है ऑलरेडी जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो रही है, तो फिर आप प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी डिले। जी सर। सर एक एजेंडा के मुताबिक क्वेश्चन था, जैसे रिजल्ट आने वाला है 25 अगस्त को, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, कैसे इसे यस टैकल यस, किया जाए। मैं रिजल्ट तो नहीं बता पाऊंगा। नहीं मतलब उसके तो रिगार्डिंग थोड़ा। तो जोक्स अपार्ट, रिजल्ट 25 तारीख को आता है, और ये आपको पता है 25 अगस्त और 25 फरवरी, चाहे हम हमारा बर्थडे भूल सकते हैं लेकिन ये डेट नहीं भूल सकते, 25 अगस्त और 25 फरवरी। तो जून जून के जो एग्जाम हुए, काफी स्टूडेंट से मैंने बातचीत की, क्योंकि मैं एज ए इंस्टीट्यूट में जो सेंटर्स होते हैं वहां विजिट भी करता हूँ एज ए जनरल ऑब्जर्वर। तो वहाँ स्टूडेंट्स मिलते हैं, बातचीत हुई, तो उन्होंने, मैं तो सिर्फ एक ही सजेशन देता हूँ कि एग्जाम्स को आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आइए, और जी जी हर एक क्वेश्चन को उतना ही वेटेज दो। ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, उसको आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो 20 मार्क्स का हो जैसे, जी क्योंकि फिर बाद में आपको लास्ट में 1 घंटे में टाइम नहीं मिलता। इससे अच्छा आपको पहले ही परफेक्टली आपको मैनेज करना है आपके टाइम को, एंड उसके बाद में लास्ट के जो क्वेश्चन है उसमें भी उतना ही टाइम देना है। तो अभी रिजल्ट जो आ रहा है 25 अगस्त, आज से पूरा पूरा 1 महीने बाद में, तो मेरा एक सजेशन है कि सबसे पहले कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं, उनको इस रिजल्ट की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस लेना है तो फिर आपके जो एग्जाम्स हुए थे उनके स्ट्रेस लेने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये अपने कंट्रोल में है ही नहीं। जो जी अपने कंट्रोल में है वो है एग्जामिनेशन। ठीक है, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट आप आइए, और रिजल्ट के अंदर हमेशा आपको जो नेगेटिव भी अगर आए उसमें आपको पॉजिटिव ढूंढना है, तब तो आपके लिए फेवरेबल होगा दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। अगर आप उस रिजल्ट को नेगेटिविटी लेके 1 महीने तक आप सोचते रहोगे यार ये क्यों हुआ, रीचेक कराऊं, ये कराऊं, जो हो गया वो हो गया। अभी आपको दिसंबर 2025 की तैयारी करनी है, तो उसके जी लिए आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी जून और जुलाई
और अगस्त महीना भी लगभग 25 दिन आपने ऑलरेडी खराब हो चुके हैं रिजल्ट के चक्कर में, तो अब तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। जी सर। अभी कुछ और क्वेश्चंस आए हैं? गौरव कुमार के क्वेश्चंस हैं, और ये किरण सीएस प्रोफेशनल का ट्रेनिंग के साथ कैसे मैनेज करें। ओके, मतलब क्वेश्चन आई थिंक ये है कि सीएस प्रोफेशनल को ट्रेनिंग के साथ कैसे मैनेज करें, एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस वे में स्मार्टली होनी चाहिए, एनी टिप्स। ठीक है, तो सीएस प्रोफेशनल की आपको पता है कि 2 ग्रुप है अभी फिलहाल, एज ऑन डेट 2 ग्रुप है। एंड काफी बार ये भी क्वेश्चन होते हैं कि सर दोनों ग्रुप साथ में देना चाहिए, अलग अलग देना चाहिए। देखिए, अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो आप प्रिफर कर सकते हो कि ठीक है दोनों ग्रुप साथ में दे दें, कहीं आपका सेट ऑफ के अंदर क्लियर हो जाए। अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो आपका जो ट्रेनर है वो आपसे पूरे दिन, वहां पे आप ऑफिस रहते हो, आप वहां पे पजल्ड रहते हो, काम करते हो, वहां का काम का स्ट्रेस रहता है, तो आप आके मैनेज नहीं कर पाते हो। तो आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके तो आपको एक ग्रुप ही देना है, क्योंकि आप दोनों ग्रुप मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या होगा, लास्ट में 1 महीने की छुट्टी में आप कोशिश करोगे कि दोनों की तैयारी करके अपन एग्जाम दे, फिर दोनों ही फेल होने के चांसेस रहते हैं। इससे अच्छा आप 1-2 अच्छे से पढ़ाई करके दो, 3 बार रिवीजन करके दो। ठीक है, तो सीएस प्रोफेशनल के साथ आपको कैसे मैनेज करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, तो जब भी आपकी ट्रेनिंग से आप घर पे आते हो तो 6 या 7 बजे या 7:30 तक आप घर पहुंच जाते हो। बड़ी सिटी में आप 8 बजे मान सकते हो, 8 साढ़े 8 तक। उसके बाद में आप एक एक कंटेंट आप लो, एक एक टॉपिक लो, पूरा सब्जेक्ट की तैयारी नहीं होगी, लेकिन शाम को आके आप अपनी पढ़ाई की जो हैबिट है वो कंटिन्यू रखो, जिससे दिसंबर या नवंबर में अचानक से आपको पढ़ाई करते टाइम बोर्डम जैसा फील ना हो। तो रोज आके आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ लिया कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है कि सीएसआर के ऊपर पढ़ना है, तो सीएसआर की पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी क्योंकि वो आपके एग्जाम्स के लिए बेटर है। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपको ऑफिस से आने के बाद में रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक जब आप सोते हो, 2-3 घंटे आपको रेगुलर स्टडी करनी है, जिससे आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंटली फॉलो हो। वरना क्या होता है, 3-4 महीने की गैप के बाद आप जैसे ही लौटते हो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर अटेम्प्ट के मंथ के अंदर जब आते हो, तो आपको थोड़ा बोर्डम और मोनोटोनस फील होता है। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो कि पैरेलली शाम को आने के बाद में एक टॉपिक आप कवर कर सकते हो रेगुलर। अच्छा सर। एक इनका क्वेश्चन है सर कि आप फर्स्ट जनरेशन सीएस हो या फिर आपने खुद कनेक्शन बनाया, किस एरिया में काम करना ज्यादा सही रहेगा अभी करंट के हिसाब से। देखिए, पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, मैं फर्स्ट जनरेशन सीएस हूं या सेकंड जनरेशन कोई प्रोफेशनल हूं? क्योंकि मेरी वर्किंग से आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं आपने 2016 में क्वालिफाइड किया सीएस। हाँ, तो साफ पता चलता है कि यू आर फर्स्ट जनरेशन सीएस। एग्जैक्टली। तो 16 जनवरी में मेरी मेंबरशिप आई, एंड नहीं, आई थिंक सॉरी जनवरी 17 में मेरी मेंबरशिप आई। मैं क्लियर हो गया था, मेरा जो 25 को जो रिजल्ट आता है 25 अगस्त को 2016, उसमें मेरा सीएस फाइनल हो गया था। तो सबसे पहले मैं तो फर्स्ट जनरेशन हूँ, क्योंकि फैमिली में दूर दूर तक कोई प्रोफेशनल है नहीं कि कोई सीए, सीएस, लॉयर, एडवोकेट, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल नहीं है। फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के अंदर 6 महीने जॉब करने के बाद में रियलाइज हुआ कि ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिसमें आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। जी, जॉब में क्या होता है, सब पैटर्न ऑफ लाइफ है, बट प्रैक्टिस में क्या है कि जब आप मॉर्निंग में ऑफिस आते हो, आप आइडेंटिफाइड भी नहीं रहता कि आपको क्या करना है। कुछ भी नई लीड आ सकती है, कुछ नया असाइनमेंट आ सकता है, कुछ नया ऐसा काम आ जाए कि आपको उसको रिसर्च करना ही पड़ेगा। इसका मतलब प्रैक्टिस थोड़ी चैलेंजिंग भी रहती है, बट रोज कुछ नया सीखना है, अगर आपको स्टडी करनी है, रिसर्च करना है, जानकारी करनी है हर चीज के बारे में, तो प्रैक्टिस उसके लिए बेस्ट है। सर एक और क्वेश्चन है इसमें। बेसिकली होता क्या है कि आजकल फॉर्म में जो ट्रेनिंग करते हैं उनको स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है, मतलब इन केस में टियर 2 सिटीज हो गई, तो वहाँ पे वर्क प्रेशर भी ज्यादा होता है, स्टाइपेंड सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपका क्या कहना है, कैसे उसमें बैलेंस किया जाए, क्या चूज करना आप कितना एक्सपेक्टेशन रखते हो स्टाइपेंड का? एज ए स्टूडेंट आप क्या चाहते हो?
हाँ, मैं मेट्रो सिटीज का मैं जहाँ तक मेरा आइडिया है, दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो मिनिमम 10,000 मान के चलिए। और आई थिंक 8 to 10,000 रुपीज तो दिल्ली में मिलते होंगे, जहां तक हाँ मुझे लगता है। हाँ, मिलते हैं, इतना मिलते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि स्टूडेंट्स जो है उनकी डिमांड है, वो बोलते हैं कि नहीं सर हमें तो 10 चाहिए, 8 चाहिए, 15 चाहिए, 12 चाहिए। बट मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए भी, यहाँ स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूँ आपको 10,000 स्टाइपेंड मिल जाएगा, बट क्या स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड है? क्या स्टूडेंट्स का जब इंटरव्यू है वो टू द लाइन उस इंटरव्यू को फेस करते हैं, या फिर कोई जानकारी और उस ठीक है ले लो सर ले लो, बाद में हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम इंटरव्यूज लेते हैं। अब मान के चलिए 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 1 या 2 का वो जवाब दे पाते हैं, चाहे वो पढ़ के आए हैं तो भी जवाब नहीं दे पाते। तो स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा क्या है, रिसर्च करके जाना चाहिए इंटरव्यूज के लिए, पढ़ाई करके जाना चाहिए, सेक्शंस देख के जाना चाहिए कि एज ए प्रैक्टिसिंग सीएस फॉर्म में अगर मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो वहां पे किस तरह के काम होते होंगे, उनके रेलिवेंट सेक्शंस कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पीसीएस फॉर्म में जाते हो तो वहां ट्रेडमार्क्स के भी काम होते हैं, जीएसटी रिटर्न्स के भी होते हैं, और सेक्रेटेरियल तो पूरी कंप्लाइंसेस होती ही है। तो उसके जो भी सेक्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड रिपोर्ट अगर बन रही है तो उसमें कौन कौन से सेक्शन ट्रिगर हो रहे हैं। सेक्शन 177 हो रहा है, 173 हो रहा है, 134 हो रहा है, 188 हो रहा है। तो ये सेक्शंस को उसकी पढ़ाई करके जानी चाहिए ना इंटरव्यू के लिए। बट स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, फिर उनको कैसे एक प्रोफेशनल 10,000 रुपए या 15,000 रुपए दे। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कि बहुत से बच्चे डिस्टेंस टाइप का एक कोर्स होता है, जैसे मान लीजिए क्लास तो जाना नहीं होता है, तो होता क्या है कि बच्चे अपना स्टडी पढ़ाई करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में उनकी पूरा टाइम निकल जाता है। तो प्रैक्टिकल इंसाइट से मिल पाती है हमें, क्या प्रैक्टिकली पढ़ के जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, इसका कुछ आइडिया दे दीजिए। देखो मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा आपके चैनल पे कि जब आप इंटरव्यूज देने जा रहे हो, एक तो आप देखिए कि पहले आप देखिए पीसीएस फॉर्म में जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हो। अगर आप पीसीएस फॉर्म में जा रहे हो, प्रैक्टिसिंग सीएस फॉर्म के अंदर जा रहे हो, तो आप अगर उनकी वेबसाइट है उस फर्म की, तो पहले तो आप वेबसाइट चेक करो जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हो कि वहां सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज उन्होंने डाल रखी है वेबसाइट पे। उन्होंने डाल रखा है कि हम फेमा का काम करते हैं, उन्होंने डाल रखा है कि हम फूड लाइसेंस का भी करते हैं, आईएसओ का भी करते हैं, ट्रेडमार्क करते हैं, जीएसटी करते हैं, आईटीआर करते हैं। तो कुछ कुछ थोड़े थोड़े सेक्शंस उस चीज के पढ़ने चाहिए आपको। और ये चीज तो श्योर है, सेक्रेटेरियल काम होगा तो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, सेक्रेटेरियल कंप्लाइंसेस होगी, तो वो सब भी आपको उनके सेक्शंस देखने चाहिए। बट कंपनी में अगर जा रहे हो तो वो किस इंडस्ट्री में वो कंपनी है, टेक्सटाइल्स के अंदर है, फूड इंडस्ट्री में है, आईटी कंपनी है, तो वो भी आपको उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपको कुछ रिसर्च करना चाहिए कि ये टेलीकॉम के अंदर आ रही है, फूड इंडस्ट्री में आ रही है, टेक्सटाइल्स में आ रही है, तो उसमें कोई नोटिफिकेशन आए हुए हैं, उसमें कुछ अपडेट आए हुए हैं, कोई क्या पता कोई ऐसा सर्कुलर आ रखा हो जो मेरे को ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू में आप बताओगे तो थोड़ी सी उनको लगेगा कि हाँ यार बंदा पढ़ा हुआ है, बंदा रिसर्च करके आया है। जैसे जैसे इसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा तो ये कवर कर लेगा यहाँ पे। जी सर, ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उनकी वेबसाइट भी देखनी चाहिए। प्रैक्टिसिंग सीएस के अंदर कुछ सेक्शंस में आपको बताता हूँ, आप नोट कर लो। जब आप पीसीएस फॉर्म में इंटरव्यू करने जाओ, वहां पे आप सेक्शन 134 आपको देखना चाहिए, 139 आपको देखना चाहिए, उसके साथ साथ आपको 188 देखना चाहिए, 185 देखना चाहिए, 186 देखना चाहिए, और 191 आपको देखना चाहिए, 203 सेक्शन देखना चाहिए। ये सेक्शंस आपको 10-12 ऐसे सेक्शन हैं जो आपको रेगुलरली देखना चाहिए, उनके रूल्स भी देखना चाहिए। सेक्शंस तो देखते ही हो, उनके साथ साथ उनके जो रूल्स बने हुए हैं वो भी आपको देखना चाहिए। अगर ये सब आप चीजें करके जा रहे हो तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ यार कि ये एजुकेटेड है और स्किल्ड है और कहीं ना कहीं तैयारी करके आया है इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको 7,000 की जगह 10,000 देने को तैयार है। सॉरी डिस्टर्ब, इसका रिसोर्सेज क्या रहेंगे आप जो बता रहे हैं? इसके रिसोर्सेज कंपनीज एक्ट विद रूल, टैक्समैन का कंपनीज एक्ट लो। अच्छा, टैक्समैन है आपके पास? हाँ, हम टैक्समैन की बुक रखते हैं। और देखिए अपन तो क्या करते हैं, कोई सेक्शंस पे रेगुलरली वर्क हो रहा है तो वो सेक्शन याद भी हो जाता है। वैसे ही आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो 2-3 इंटरव्यूज आप दोगे, उसकी तैयारी करोगे तो कॉमन आपकी पढ़ाई है, तो कॉमन पढ़ाई है तो इंटरव्यूज आपको 2-3-4 से देने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जितने इंटरव्यूज आप फेस करोगे उस हिसाब से आप प्रिपेयर्ड रहोगे। और कोई क्वेश्चन है सर यहाँ पे इसके अंदर? सर एक और क्वेश्चन ये है, जैसे कि जो बंदे आरओसी में काम करने जाते हैं तो उनको क्या मतलब कैसे उसमें अपना इम्प्रूव करना चाहिए, या क्या उसमें वर्क क्वालिटी होता है कैसे? आरओसी में आप वो ट्रेनिंग की बात कर रहे हो क्या जो 15 डेज की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग सर, 15 डेज की ट्रेनिंग
नहीं, ऐसे ट्रेनिंग के लिए अगर कोई सीए इंटर्नशिप की ट्रेनिंग करने जा रहा है आरओसी में तो। नहीं, आरओसी में आपको जा रहे हो तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको अपना नेटवर्क बनाना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले आपको लाइजनिंग करना चाहिए, बिकॉज लाइजनिंग का भी बहुत वैल्यू होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप काम करते हो प्रैक्टिकली, तो आपको फील होता है कि नहीं यार, मतलब एक बार अपन डिपार्टमेंट विजिट कर लें, एक बार अपन ऑफिसर से मिल ले, क्या किस तरह की रिसबमिशन आए हैं, क्या किस तरह की रिमार्क्स निकाले हैं। तो आपको एक तो लाइजनिंग करनी चाहिए, डिपार्टमेंट कितने डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंटल प्रोसेस कैसे हैं। जब हम जी। फॉर्म फाइल करते हैं आरओसी में, तो इनके पास कहाँ पे शो होता है, किस तरीके से होता है शो, क्या रिमार्क से डालते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन क्या है, रिमार्क्स डालते टाइम पे कंपनीज एक्ट को किस तरीके से पढ़ते हैं, रूल्स को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपको वहां पे ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और जी। बेयर एक्ट को आपको हमेशा वहां पे कैरी करना है कि भाई बेयर एक्ट के हिसाब से आपको चीजें देखनी है। कई बार कैसे फॉर्म्स आते हैं, उनको रूल्स क्या है, उनकी सेक्शंस क्या है, तो बेयर एक्ट आपको कैरी करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आरओसी में आप जाओ तो वहां पे प्रोसेस जो है, उनके काम करने के पैटर्न्स है, वो आपको देखना है। क्योंकि इन फ्यूचर में जब आप भी काम करोगे तो आपको ये चीज पता रहेगी कि यार मैं फॉर्म फाइल करूंगा, फिर ये प्रोसेस है, फिर इस प्रोसेस से यहाँ पे जाएगा, फिर डीलिंग हैंड के पास जाएगा, फिर ऑफिसर के पास जाएगा, फिर डीएससी लगेगा। तो ये सब चीज का नॉलेज होना आपको जरूरी है प्रैक्टिकल स्टेप्स का। और कुछ और क्वेश्चंस अभी क्वेश्चन आ रहे सर, थे आई थिंक। सीएस के साथ क्या करना सही रहेगा अगर सीएस में डिले हो रहा है क्वालिफाइड करने में? अच्छा, ओके। तो सबसे बड़ी बात है, सीएस सीएस जब आप कर रहे हो और आप ऐसी स्टेज पे हो, फाइनल स्टेज पे, कि आप छोड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ और फाइनल का एक ग्रुप क्लियर हुआ, अब एक ग्रुप अटक रखा है। तो जी। आपको लगता है कि यार अब मैं ना तो इधर का रहा ना इधर का रहा, आगे कुआ पीछे खाई, इस तरह की स्थिति आ गई। तो आपको क्या करना है कि उसके एग्जाम्स तो आपको पैरेलली देते रहना है, जून दिसंबर जून दिसंबर। एज ए सेमी क्वालिफाइड आपकी जॉब लग जाए किसी सीएस फर्म में या कंपनी में, जहां से 30-40 हजार का आपका खर्चा पानी निकलते रहे, किसी बड़े शहर में आप रह रहे हो, और पैरेलली आप एग्जाम देते रहो, तो आपकी क्या होगा, प्रैक्टिकली काम भी सीखना चालू है उसी फील्ड से रिलेटेड। और जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर आए तो वो जो एक्सपीरियंस आपने 1-2-3 साल का लिया है, वो वहां रिज्यूमे में मेंशन करो। जी। ये सबसे बेस्ट चीज है। और अगर पढ़ाई की आप बोल रहे हो तो सीएस के साथ आप एलएलबी कर लीजिए। बाई चांस आपको लगता है यार सीएस क्लियर नहीं होगा या मेरे को आगे इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप लीगल प्रैक्टिस में आप आ जाइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे आ जाइए, मैरिज एक्ट पे आ जाइए, आप सिविल क्रिमिनल मैटर्स पे आ जाइए, लॉ फर्म ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, ये भी आपके पास स्कोप है। ये भी ऑप्शन हो सकता है। और ये को सर क्वेश्चन है कि एलएलबी के बेस्ट करियर प्रोसीजर। अच्छा, और कोई सर्टिफिकेट कोर्स है जैसे आईसीएसआई देती हो या फिर और कोई इंस्टीट्यूट है लाइक, उसका आजकल कोई तो बेनिफिट है? आईसीएसआई ने कोर्स भी तो लॉन्च किया था ना, कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स है एक, वो आप कर सकते हो। और एक सेक्रेटेरियल का भी कोर्स इन्होंने लॉन्च किया था, मेरे को जहां तक जाना, आप आईसीएसआई के पोर्टल पे देखना, कि जो बच्चे एग्जीक्यूटिव क्लियर्ड है और फाइनल नहीं हो पाए तो उनको एक सर्टिफिकेट टाइप का मिलेगा जो आपको जॉब के अंदर काम आ सकता है। अच्छा। ठीक है, तो वो कोर्स आप देख सकते हो, सेक्रेटेरियल एग्जीक्यूटिव जैसा कोई कोर्स लॉन्च किया था उन्होंने। अच्छा सर। और सर एक और क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कि अभी करंट में जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है एमसीए V3, तो उसको कैसे डील करना है, क्या है मतलब उसका थोड़ा बेसिक बता देते। देखिए मैं आपको बताऊं संदीप जी, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो ये वर्जन आया था वो एलएलपी को लेके आया था। आज से 2 साल पहले, शायद 2022 के अंदर, एलएलपी के जितने भी फॉर्म थे वो सारे V3 पे चले गए थे। जैसे जी। ही वो फॉर्म चले गए उसके बाद में कंपनीज का नंबर आया 2023 में। उस टाइम पे 56 फॉर्म्स लॉन्च हुए थे V3 के ऊपर, और जी। कुछ फॉर्म्स रह गए थे, 38 फॉर्म्स, जो अभी 14 जुलाई 2025 को लॉन्च हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके V2 को डिसोल्व कर चुके। अभी सारे के सारे काम जो है वो वर्जन 3 पे होता है। अब आप बोलोगे वर्जन 3 क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। V2 के अंदर क्या होता था कि पहले आप फॉर्म को डाउनलोड करते थे, ब्लैंक पीडीएफ को। उस ब्लैंक पीडीएफ के लिए आपको कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं थी, कोई क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो उस ब्लैंक फॉर्म को पहले आप प्रिपेयर करते थे, पूरा फिल करते थे, अटैचमेंट लगाते थे, डीएससी लगाते थे, उसके बाद में आप लॉगिन करके उस फॉर्म को अपलोड करते थे। बट अभी जब से V3 आए हैं,
तो मैं आपको बताऊं जीएसटी में किस तरह से काम होता है। जीएसटी में आप लॉगिन करके, वेब बेस्ड फॉर्म होती है GSTR1, 3B, वो फॉर्म्स आप इंटरनेट पे ही बनाते हो उसी को लॉगिन करके। वैसे ही MCA V3 में सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, चाहे लॉगिन एज ए प्रोफेशनल हो, लॉगिन एज ए डायरेक्टर हो, या फिर लॉगिन एज ए कंपनी हो। उनका लॉगिन करके उस कंपनी स्पेसिफिक का कोई भी आपको फॉर्म बनाना है तो उस पर आपको क्लिक करना है, डेटा फीड करना है, एंड डेटा फीड करने के बाद में वो जो फॉर्म है वो इंटरनली V3 के अंदर ही बनेगा, MCA वेबसाइट पे ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एट द सेम टाइम आपकी लाइट चली जाती है काम करते टाइम, तो वो फॉर्म, इसका मतलब एक्सपायर हो गया, या वो फॉर्म के डेटा सेव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है V3 के अंदर, इसलिए आप बार बार सेव करते जाना, नीचे ऑप्शन आता है। तो V3 का सारा काम वेब बेस हो चुका है, लॉगिन करके ही आप काम कर सकते हो। हाँ, ये है कि बहुत सारी चीजें प्रीफिल होनी स्टार्ट हो रही है, तो डेटा जो है, डेटा भी करेक्ट डेटा लास्ट ईयर के जो है वो प्रीफिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो काफी अच्छा है। वैसे हमने एक्सपीरियंस जो किया पिछले 2 साल 3 साल से, पहले काफी टेक्निकल इश्यूज थे, अभी वो टेक्निकल इश्यूज मान के चलिए 5 या 10% है, वो धीरे धीरे एमसी रिजोल्व कर रही है। ठीक है, तो V3 पे कोई भी अगर एज अ ट्रेनिंग में जब काम करता है तो V3 में ही आपको काम करना पड़ेगा, और काफी अच्छा पोर्टल है। अभी एज सच मैंने कोई भी इसके अंदर एरर देखा नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। सर दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे स्टक हो गए हैं एग्जाम में, फाइनेंशियल इश्यूज है, तो कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं? ये सेमी क्वालिफाइड CS या फिर BCom बेस पे कहाँ जाना चाहिए उनको? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा कि अगर फाइनेंस को लेके कोई स्टक हो चुका, आजकल YouTube आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पे काफी सारे वीडियोस रहते हैं, काफी सारे एजुकेटर्स आजकल YouTube पे फ्री क्लासेस ले रहे हैं। अब होता क्या है, वो एजुकेटर फ्री में वीडियोस क्यों बना रहे हैं, उसका लॉजिक है क्योंकि YouTube की व्यूज के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता है एल्गोरिथम के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स अगर पैसा नहीं भी दे तो भी उनका काम चल रहा है। जी, तो ऐसा, ये एक एक्सक्यूज है कि पैसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन टैलेंटेड है और कंटिन्यूअसली एग्जाम्स क्लियर कर भी रहा है, तो आई थिंक मनी इज नॉट एन हर्डल। मनी कैसे भी अरेंज हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यार मैं क्लियर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और अगर आपको खुद पे भरोसा है, तो पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मान लीजिए कि किसी का क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगर ट्रेनिंग करना चाहता है तो अगर लेकिन वो एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं है, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सर वो ऐसा कर सकता है कि पहले अनऑफिशियल, ऑफ द रिकॉर्ड जाके आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आप ट्रेनर को बता सकते हो कि सर मेरी एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हुई, इसलिए मैं ऑफिशियली स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। वंस माय एग्जीक्यूटिव गॉट क्लियर्ड, हम लोग एक स्टैम्प पेपर परचेज करके ट्रेनिंग को ऑफिशियली एग्जीक्यूट कर लेंगे। और मैंने जो 2 3 4 महीने पहले से जो ज्वाइन कर रखा है, अगर आप चाहो तो मेरे को ग्रेस पीरियड लास्ट में दे सकते हो। ठीक है, अच्छा। कि जैसे मेरे 21 महीने की ट्रेनिंग है और मैंने 6 महीने पहले ही ज्वाइन कर ली, तो जब मेरी ट्रेनिंग 21 महीने ऑफिशियली खत्म हो ऑन डॉक्यूमेंट, उसके 6 महीने पहले मेरे को रिलीज कर दो आप, जिससे मैं थोड़ी और मेरे ऊपर होमवर्क कर लूं। ये अच्छा आपकी आपस के अंदर एक बॉन्डिंग है कि आपका ट्रेनर या मेंटर किस तरीके का रहता है, आपसे क्या बॉन्डिंग होगी। सर, एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू अटेम्प्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन? देखिए, ओपन बुक के लिए मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। जब 2016 में हमने भी एग्जाम दिया था, उस टाइम पे मैंने 2 या 3 मॉड्यूल कैरी किए थे मेरे साथ में, बट मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट को देखा है जो पूरा एक बैग भर के ला रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। जी। ठीक है, उनके पास 10 10 15 15 मॉड्यूल्स हैं, किस चीज के कहाँ से डेटा लाए, किस तरीके से लाए। फिर मैंने सोचा कि अगर कोई पर्सन 10 बुक्स लेके एंट्री कर रहा है 3 घंटे के अंदर, इनको कैसे एक्सप्लोर करेगा ओपन करके। तो आप एक खाली वो एक सिंगल मॉड्यूल ही लेके चल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस सब्जेक्ट का है उसका ICSI का मॉड्यूल लेके चल जाओ। प्लस आपको ये ध्यान रखना है, ओपन बुक एग्जामिनेशन इसलिए नहीं है कि आपको उसमें से कुछ देख के लिखना है। जी। अगर आप देख के लिखोगे तो आप पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे 100 मार्क्स का। आपको वो इसलिए दिया गया है कि आप में इतना स्किल सेट है क्या 3 घंटे के अंदर, कि भाई आपके पास डेटा है, उस डेटा को किस हिसाब से आप थोड़ा ओवरव्यू देख के कैसे एट द सेम टाइम उस टाइम को यूज करके, स्ट्रेसफुल टाइम को यूज करके 3 घंटे में किस तरह से एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाते हो। उस टाइम पे आपको AI जैसा काम करना है। AI के पास क्या होता है, डेटा होता है, आपके पास डेटा होता है। अब आपको आपके एल्गोरिथम यूज करके, इंटेलेक्चुअल यूज करके उस डेटा को किस तरह से आंसर फ्रेम कर सकते हो, वो आपको ओपन बुक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
ओपन बुक के लिए आप टैगिंग्स करके जाओ, यहाँ पे ये टॉपिक है, यहाँ पे ये टॉपिक है, यहाँ पे ये टॉपिक है, फिर आप देख के लिखोगे तो आपको टाइम कंज्यूम होगा। आप रेफर कर सकते हो, आपने रेफर किया और आपके हिसाब से आपने लैंग्वेज बनाई, ये ओपन बुक का पर्पज है। अच्छा सर। सर एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन जो होता है ओपन बुक का मतलब पेपर होता है लेंथी होता है, तो क्या वर्ड्स लिमिट पर कैसे? देखिए आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ इसके अंदर मेरे को 2-3 पेजेस इस तरह से भरने हैं कि सामने वाले को जो जितने 10 मार्क्स के हिसाब से सब क्वेश्चंस पुट किए हैं, 3-4 सब क्वेश्चंस, उनके जवाब देना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको 2 पेज में समराइज कर सकते हो। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर आता है ये इस तरीके से ही आता है बनके कि आप 3 घंटे के अंदर पूरा सॉल्व कर सकते हो। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि एक्साइटमेंट के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन चूज करते हैं उसमें इतना टाइम खपा देते हैं कि लास्ट के 1 घंटे में रियलाइज होता है कि यार अभी तो 60 मार्क्स का पेंडिंग है। जी सर। 40 मार्क्स के लिए वो 2 घंटे खपा देते हैं। तो यहाँ उनको ये ध्यान रखना है कि अगर 100 मार्क्स के लिए 3 घंटे दिए गए हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर 30 to 35 मार्क्स के अटेम्प्ट होने चाहिए। अच्छा हाँ सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चे अगर एक्सपोजर की जहाँ तक सवाल है तो हमें एक्सपोजर में क्या क्या भी हमें लेना चाहिए जिसमें हमें आगे जाकर फ्यूचर में काम आए, अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट लॉ? अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट लॉज मैं तो ये समझता हूँ कि एक तो आपको एआई को यूज करना आना चाहिए। अभी इन दिनों एआई इज ट्रेंडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आप कंपनी सेक्रेटरी वर्किंग के अंदर किस तरह से आप एक कंपनी का पूरा काम हैंडल कर सकते हो, एज ए प्रैक्टिसिंग सीएस आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो एआई पे आपको जो भी कोर्सेज मिले, चाहे आईसीएसआई दे रहा हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूट दे रहा हो, वो कोर्सेज आपको लेने चाहिए और उसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए। जी। प्लस एज ए सीएस आज की डेट पे आपको पता है कि काफी कंटेंट राइटिंग पे भी वर्क कर रहे हैं, एज ए वीडियो कंटेंट मान लीजिए, टेक्स्ट कंटेंट मान लीजिए। तो स्टूडेंट्स को साइड बाय साइड ये सब चीजें भी कैरी ऑन करना चाहिए, जिससे एक तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, दूसरा उनका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, तीसरा उनसे जो कॉन्फिडेंस मतलब जो काम या असाइनमेंट उनके पास आए उनको डील करने की हैबिट उनकी स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप जैसे आपने एक ये इनिशिएटिव कर रखा है स्टूडेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए, तो आज इस जो इनिशिएटिव के कारण आपका मेरे से एक टच हुआ, एक जानकारी हुई, एक बातचीत हुई, तो आपकी एक नेटवर्किंग स्टैब्लिश हुई। तो ऐसे बच्चे कर सकते हैं कुछ इनिशिएटिव्स लेके, कुछ आइडियाज लेके। तो एआई के ऊपर तो वर्क कर ही सकते हैं, प्लस अगर जब भी टाइम मिले तो एक फेमा के ऊपर भी वो कोर्स ले सकते हैं कि भाई फेमा के आपको पता है कि बाहर से जब पैसा आता है आउट ऑफ इंडिया से इंडियन कंपनीज के अंदर और बदले में कंपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देती है, तो यहाँ पे फेमा के लिए जो कंप्लाइंस है वो ट्रिगर हो जाते हैं। अब वो पैसा जो आया है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आया है, शेयर कैपिटल के लिए आया है, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स है, एफडीआई है। तो एफडीआई है तो किस सेक्टर के अंदर कितना एफडीआई ले सकते हैं। तो फेमा का भी एक रिसर्च रिकॉर्नर बुक अगर रेफर करो तो उसमें भी आपको सीखने को मिलता है। तो ये 2-3 कोर्स जो है एआई के ऊपर, फेमा के ऊपर, अगर किसी पर्सन को लगता है कि यार मेरे को जीएसटी में इंटरेस्ट है, जीएसटी के ऊपर भी आप कोर्स कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने काफी सारे कोर्सेज लॉन्च किए। अच्छा सर। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल पहले एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के होते थे टैक्स के और अकाउंट्स के, अब सब्जेक्टिव हो गए हैं, तो उसमें कैसे डील करें जो एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं एग्जीक्यूटिव के वो सब्जेक्टिव हो गए? हाँ हाँ, एग्जीक्यूटिव लेवल में टैक्स सब्जेक्टिव हो गया है और ये अकाउंट्स भी। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है, बल्कि ये स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव चैलेंज हो गया ना। आप देखिए सब्जेक्टिव के अंदर आपने जो नॉलेज गेन की है, आपने जो पढ़ाई की है, उसको आप समराइज वे में लिख सकते हो। अच्छा। जो टिक मार्क वाले जो है, टिक मार्क वालों में आपका मेरे को लगता है इंटेलेक्चुअल कम यूज होता है,
एज कंपेरिजन टू सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है, उसको आपको 100 वर्ड्स में 200 वर्ड्स में समराइज करके आपको लिखना होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव चैलेंज है, इसको आप एक पॉजिटिव मार्क सोचिए कि नहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूजन होता है यार कि टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, इतना इंटेलेक्चुअल यूज नहीं कर पाते। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है, सेक्शन रूल्स कैसे मेमोराइज करें स्पेशली इन कॉर्पोरेट फाइनेंस लाइक। ओके, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सेक्शंस एक अलग चीज है, रूल्स एक अलग चीज है। सेक्शंस एक लीगल लॉ है, रूल्स एक प्रोसीजर है। तो दोनों को आपको हमेशा पैरेलली पढ़ाई करनी है। सेक्शन 139 की अगर बात करो तो सेक्शन 139 की स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट का है, बट इसके लिए रूल्स क्या कहता है, तो दोनों को पैरेलली स्टार्ट करना है। और आप कोशिश करिए आज की डेट पे, अगर आप बाय पेन या पेंसिल लेके आप पेपर पे लिखना स्टार्ट करोगे, आपसे पॉसिबल नहीं है कि आपको ड्राफ्टिंग कर सको। तो आजकल आप MS वर्ड के ऊपर आपको कुछ राइटअप्स बनाने चाहिए, छोटे छोटे से 3 पेज के 4 पेज के। जैसे कोई एक सेक्शन है सेक्शन 138, उसको समराइज फॉर्म में बनाना चाहिए। रूल्स जो है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स है मान लीजिए, उसके अंदर क्या क्या रूल्स है उनको आपको समराइज वे में लाना चाहिए कि भाई ये इतना बड़ा सेक्शन है, इसको हम 4 पेज में या 5 पेज में कैसे एक्सप्लेन करें किसी को। ठीक है, तो सेक्शंस और रूल्स को आपको इस तरह से पढ़ाई करना है कि सामने वाले को 2 या 3 पेज में क्रिस्प तरीके से कैसे समझा दें। जी सर, एक और क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई के लिए ICSI मॉड्यूल के साथ साथ अदर बुक्स भी या रिसोर्सेज यूज करनी चाहिए लाइक जो बेनिफिशियल हो, क्या हो सकते हैं वो जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट जो क्लासेस नहीं ले रहे, पहले अपन उनकी बात करते हैं। जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए ऐसा है कि इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है वही उनके लिए सपोर्टिंग मटेरियल है। प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है वो ही उनके लिए एक प्राइमरी एक स्टडी मटेरियल है जिसको उनको रेफर करना है। जी। और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल अगर ढंग से कर लिए तो बाद में रेफरेंस बुक्स हुई, सुचिता प्रकाशन के क्वेश्चंस हुए या कुछ और तरीके के क्वेश्चंस है, वो लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मॉड्यूल में सब चीज आपने कवर कर ली, अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो उसके बेसिस पे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को काफी स्टूडेंट मिलते हैं, काफी CS बने हुए भी मिलते हैं कि सर मैंने तो घर से सारी चीज करी, मैं तो कोचिंग ही नहीं गया, मेरे पास तो जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल भेजी थी मेरे को उन्हीं को रेफर किया, उन्हीं को पढ़ाई करी और क्लियर भी हो गया। तो ऐसी पॉसिबिलिटी 100% है कि आप मॉड्यूल पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकते हो विदाउट एनी क्लासेस। बट सर थोड़ा बुक अपडेट्स नहीं होती हैं, 2 साल 3 साल पुरानी होती हैं, उसका थोड़ा कुछ, और आपको भी पता है कि सिंपल लैंग्वेज में बहुत लेंदी होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है बच्चों जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको। आप बात सही कर रहे हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है जैसे कोई स्टूडेंट्स आपने बोला फाइनेंस का इशू है, या फिर मेरे को ट्रेवल करके मैं यहाँ पे जा नहीं सकता या जा नहीं सकती, या ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं पाती या ले नहीं पाता, तो उसके लिए तो मॉड्यूल सबसे अच्छी है। मॉड्यूल क्लियर करके सबने क्लियर किया भी है। पहले इतनी क्लासेस वगैरह की इतना चाल चलन नहीं थी, अभी तो आपको पता है ना अकेडमी या फिर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए प्राइवेट जो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही है एंड आपको फिजिकल। हाँ, अगर आप कोई ट्रेनिंग कर सकते हो, अगर आप सक्षम हो ट्रेनिंग क्लासेस लेने में, फिजिकल क्लासेस सक्षम हो लेने में, तो आपको क्लासेस लेनी चाहिए। क्योंकि क्लासेस के अंदर एक रूटीन बना रहता है, एक सुबह 7 बजे से लेके 2-3 बजे तक आपका एक पढ़ाई का रूटीन बना हुआ रहता है। उसके बाद आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, और क्लासेज में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बार डिस्कशन होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो क्लासेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। जी सर। सर एक और क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए जो बच्चे अभी करंट में पढ़ाई कर रहे हैं CS का, तो उनको अपनी नेटवर्किंग कैसे मजबूत करनी चाहिए, या फिर वो कैसे खुद मतलब थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो सकें, बात कर सकें, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीजों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सर एज ए स्टूडेंट आप अभी क्या करते हो कि भाई मेरे को नेटवर्किंग करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले आपका ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। मेरे हिसाब से सर अभी करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके हिसाब से अभी करंट टाइम में तो बच्चों को नेटवर्किंग स्किल करने के लिए, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम अपना कुछ योगदान दे सकते हैं, लाइक आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर टाइम टू टाइम अपडेट्स अमेंडमेंट्स डाल सकते हैं जिससे कि लोग हमें देखे पहचाने, या फिर ICSI के जो प्रोग्राम्स उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे भी
मतलब आईसीआई जो प्रोग्राम कराती है, जैसे मान लीजिए युवोत्सव होता है, चैप्टर्स में ईडीपी एंड ऑल होते हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये नेटवर्किंग के मतलब मेन रूप हो सकते हैं। आपके हिसाब से कैसे रहेंगे? जैसे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये क्वेश्चन जनरली एज ए मेंबर होता है, उनके लिए तो बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि मेंबर्स को नेटवर्किंग करना जरूरी है। इफ द पर्सन इज इन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग के लिए नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क जब तक नहीं होता है तो आप कैसे लोगों तक रीच करोगे। ठीक है, क्योंकि एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क का कनेक्शन होता है। आज आपके फॉर एग्जांपल 500 कंपनी सेक्रेटरीज आपके कनेक्टेड है, जो आपको जानते हैं। 500 कंपनी सेक्रेटरीज आपको पर्सनली जानते हो और आप उनको जानते हो। तो उन 500 कंपनी सेक्रेटरीज के अगर कोई एडवोकेट फ्रेंड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर फ्रेंड है, मर्चेंट बैंकर फ्रेंड है, उनसे भी आप कनेक्टेड हो सकते हो जी, बाय वे ऑफ रेफरेंस, माउथ रेफरेंसिंग, कि हाँ यार मेरा ये बंदा है जो स्टार्टअप में काम कर रहा है, ये बंदा है जो जीएसटी में बढ़िया काम कर रहा है, ये ट्रेडमार्क में काम कर रहा है, ये पेटेंट में काम कर रहा है, कॉपीराइट पे कर रहा है। तो नेटवर्क कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ, कि एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, कि आपको कुछ राइटअप्स करना चाहिए लिंक्डइन वगैरह पे भी, जिससे लोग आपका नाम पहचाने। प्लस एक टेक्स्ट गुरु का एक वेबसाइट है, उस पे भी आप आर्टिकल्स अपलोड कर सकते हो, जिससे कोई गूगल पे सर्च करे हाउ टू इनकॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी, हाउ टू इनकॉर्पोरेट कंपनी इन सिंगापुर, तो आपका आर्टिकल सामने आए और उसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए, जिससे अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो अप्रोच कर सके। तीसरा यह है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, वहां पे जो ईडीपी सेशंस होते हैं, युवोत्सव होते हैं, या कई बार आपने देखा होगा मेंबर्स के प्रोग्राम भी होते हैं, सीपी अवर्स के, हम जैसे लोगों के लिए सीपी अवर्स के प्रोग्राम होते हैं। तो वहां किसने मना किया कि एक स्टूडेंट नहीं जा सकता? इंस्टीट्यूट से टच में रहो, हाँ, इंस्टीट्यूट से टच में रहो। जो भी चैप्टर आपके नियरेस्ट है, जो जैसे फॉर एग्जांपल आपके नियरेस्ट एनआईआरसी है, वहां पे टच में रहो। कौन चेयरमैन है, कब इलेक्शंस है, कौन वाइस चेयरमैन है, कौन सेक्रेटरी, उनसे टच में रहिए कि सर कोई प्रोग्राम हो तो मुझे एज ए कन्वेनर आप बुलाइए, मुझे एज ए होस्ट आप बुलाइए। वहां पे आप जाओगे और आप अपना एक कार्ड प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, आप कार्ड शेयरिंग करिए, लोगों से आप कार्ड लीजिए। आपके पास सीएस बनने के पहले 500 टू 800 कंपनी सेक्रेटरीज का ऑलरेडी कलेक्शन होना चाहिए, सीएस जी, बनने के पहले ही। तो जैसे ही आप सीएस बनोगे और आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपके कनेक्शन ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो इस तरह के आपको करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज तो है ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी अगर आप जैसे कोई सीए कर रहा है, आईपीसीसी कर रहा है, तो दोनों इंस्टीट्यूट में टच में रहो। आपको ध्यान रखना चाहिए प्रैक्टिकली, अभी इलेक्शंस कब है। इलेक्शंस मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि वहां आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं इस बहाने से। तो वहां जो भी मैनेजिंग कमेटी में है उनसे आप टच में रहो, उनको बोलो कि सर मुझे आप अपॉर्चुनिटीज दिया करो, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है होस्ट करने का, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग का, कुछ आइडिया शेयरिंग का, तो मुझे भी आप अपने साथ रखा करो। मतलब नियर बाई इससे चैप्टर की बात कर रहे हैं आप? हैं, नियर बाई चैप्टर्स जो होते हैं उनके टच में रहना हाँ, है। नियर बाय फॉर एग्जांपल नोएडा चैप्टर है, दिल्ली में कोई चैप्टर है, आप अगर फॉर एग्जांपल पटना से हो तो पटना चैप्टर है, जयपुर से हो तो जयपुर चैप्टर है। ऐसे जितने भी चैप्टर्स आपके नियरेस्ट है, उनकी मैनेजिंग कमेटी से आपको टच में रहना है। उनको बोलिए कि सर अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो, कभी कोई प्रोग्राम में, इवेंट में, होटल्स में, कहीं भी, तो आप मुझे याद करना सर, मैं आपके लिए एफर्ट्स दूंगा। तो वहां आपके नेटवर्क बनते हैं। जी और फिर जैसे आप मेंबर बन जाते हो उसके बाद तो आपको ऑब्वियसली आपके सेशंस होते ही हैं सीपी आवर्स के, जिसके लिए आपको मेल आ जाती है। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन आया है कि सीएस में आईबीसी का क्या स्कोप है? सीएस के अंदर अभी जो आपको पता है कि ये जो आईपी होते हैं 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आप एज आईपी वर्क कर सकते हो। हालांकि उसके पहले भी आप उनके साथ काम कर सकते हो, मतलब प्रोफेशनल असाइनमेंट बेसिस पे, प्रोफेशनल बेसिस पे। बट जो साइनिंग अथॉरिटी आफ्टर 10 इयर्स ऑफ पीसीएस या एडवोकेट होता है उनके लिए होती है। आईबीसी के अंदर अच्छा स्कोप है एज सच, बट लिमिटेड लोगों को ही ये चांस मिलता है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 साल करने के बाद में उनको रियलाइज होता है कि यार मैं इस फील्ड में एंट्री कर चुका या कर चुकी, बट सेक्रेटेरियल जो मेरा मेन कोर है वो पीछे हो गया थोड़ा सा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों को कि सर इसमें एंट्री कर ली तो मेरे से सारी चीजें छूट गई पीछे, ट्रेडमार्क का काम नहीं कर रहा, सीएस की कोर सेक्रेटेरियल का काम नहीं आता, अब ये काम तो बड़ी एंटिटीज के लिए है, अब मैं क्या करूं, अब तो फंस गई या फंस गया। तो ऐसी फर्म आप चूज करो जहां पे सेक्रेटेरियल काम भी हो रहा है और सीएस का भी आपको स्कोप, सीएस का स्कोप आईबीसी के अंदर भी मिले। ऐसे फर्म को ज्वाइन करो जहां पे जो बंदा प्रोफेशनल है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी है और सेक्रेटेरियल डिवीजन भी उनका अच्छा चल रहा है, तो वहां आपको दोनों काम सीखने को मिलेगा।
जी। और सर इसमें अब मर्चेंट बैंकिंग में कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कोई चाहता है मर्चेंट बैंकिंग से ट्रेनिंग करना या फिर जॉब करना? नहीं, मर्चेंट बैंकिंग में आपको लिमिटेड स्कोप मिलेगा सर, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आईपीओज आ रहे हैं, एफपीओज आ रहे हैं, उन्हीं में आपको स्कोप मिलेगा। अगर आपका डे वन से एक नीश है, एक सेगमेंट है कि मुझे आईपीओज के अंदर ही काम करना, वो कुछ काम ही नहीं करना, तो आप मर्चेंट बैंकिंग फर्म ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें, सेबी की जो कंप्लाइंसेज है, सेबी के अंडर जो चीजें आती है वो वहां सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग के अंदर तो आपको जो डिफरेंट डिफरेंट अम्ब्रेलाज है उन सबको ओपन करना चाहिए कि भाई, फिर बाद में 4-5 साल बाद में आप उनमें से चूज कर लो कि नहीं यार, मेरे को इन 5 में काम किया, 5 साल से कर रहा हूँ, ये चीज मेरे को थोड़ी ज्यादा समझ में है, इस अच्छा। चीज में मेरे को लग रहा है कि मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। फिर उन पांचों अम्ब्रेला जो आपने ओपन किए थे 5 साल पहले, फिर आप उनमें से चूज कर सकते हो कि नहीं, मुझे तो आईबीसी में जाना है, मेरे को इन चारों को सेट असाइड करना है, अब काम करना है तो इसी में करना है। तो वो अच्छा। आपका इंटरेस्ट डेवलप जब होता है तो उसी से ये चीजें को पता लगता है कि आपको किस फील्ड में आगे जाना है। हाँ सर, और एक और क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग को कैसे सही करें? जैसे बहुत इशू आते हैं ड्राफ्टिंग में। ये आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट्स की काफी प्रॉब्लम आती है, जब वो ड्राफ्ट करते हैं तो उनको बेसिक्स भी नहीं आता। मैं मानता हूँ कि उनको कोर्स करना चाहिए एक, अगर जब भी उनको जैसे गर्मियों की छुट्टियों का टाइम रहता है, या जैसे जून 10 को एग्जाम से फ्री हो गए, 2 महीने का टाइम था, उनको बेसिक सा क्रैश कोर्स करना चाहिए। 10,000 या 15,000 आपके खर्च होंगे, लेकिन आप एमएस वर्ड पे कैसे काम करना है, एमएस एक्सेल पे कैसे काम करना है, पावर पॉइंट पे पीपीटी कैसे बनानी है, ठीक है, बेसिक्स का कोर्स करना चाहिए। प्लस उस बेसिक्स के कोर्स के बाद में घर पे आपको आके बुक्स का ड्राफ्टिंग करना चाहिए। बुक्स मतलब बुक्स में कोई सेक्शन है, जैसे सेक्शन 139 जो है आपने पढ़ा, लेकिन उसके बाद में आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको ड्राफ्ट करना चाहिए। एक बार आपने बोर्ड रेजोल्यूशन रीड कर लिया कि भाई मेरे को डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का सेक्शन 152 का मतलब एक रेजोल्यूशन बनाना है, पहले आपने रीड कर लिया, रेफर कर लिया, फिर आप खुद से वो ड्राफ्ट करिए। अच्छा। तो आपकी ड्राफ्टिंग धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी। जब आप कोई चीज को ऑब्जर्व करके खुद से ड्राफ्टिंग करोगे तो आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव होगी। तो ड्राफ्टिंग के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग से आप 1 साल 2 साल 3 साल जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट बननी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप डे वन से आपको ड्राफ्ट कॉपी पेस्ट करोगे कि भाई मेरे पास ऐसा असाइनमेंट आया है, मुझे आप ड्राफ्ट भेजो, फ्रेंड्स को बोलते हो, गूगल पे आप रेज करते हो, तो फिर आपकी ड्राफ्टिंग स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। आप सिर्फ जुगाड़ करते रहोगे कि यहाँ से लिया और यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है चीजें। तो ड्राफ्टिंग आप ऑब्जर्व करके, ड्राफ्टिंग देखिए क्या होता है, ड्राफ्टिंग के लिए कंसेप्ट है कि थिंक बिफोर यू राइट। हमेशा ड्राफ्ट करने के पहले आपके माइंड में पूरा प्रोटोटाइप डेवलप हो जाना चाहिए कि मेरे को क्या लिखना है। थिंक बिफोर यू राइट, आपका थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि जब तक आपकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो और जब तक एंड ना हो, तो आपको बीच के अंदर उस चीज को रेफर करने की जरूरत ना पड़े जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इतना स्ट्रांग आपका माइंड होना चाहिए ड्राफ्टिंग में। अच्छा सर। हाँ सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे मान लीजिए अभी एनुअल रिटर्न आने वाले हैं उसका अगले 2 महीने में, तो जैसे कि उसमें AOC 4 और थोड़ा NGT 7 का थोड़ा बेसिक्स बता दीजिए क्या है। देखिए, AOC 4 और MGT 7 का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। जो पहले V2 पे था और जो पहले V3 पे था, वो सब चीजें, V2 पे AOC 4 था, MGT 7 था, वो दोनों ही चीजें चेंज हो चुकी। अभी AOC 4 जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों पे बनता है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अगर आपके पास 50 या 100 या 200 कंपनीज का काम है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऑफलाइन मोड में इसलिए कर सकते हो कि प्रैक्टिसिंग सीएस के पास बहुत सारी कंपनीज का काम होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसको ऑनलाइन 15% या 20% डेटा सेव करके आप एक्सेल टेम्पलेट उनको डाउनलोड कर सकते हो, और फिर आप एमसीएस से चाहे लॉग आउट कर दो। फिर जी। आप लॉग आउट करके एक्सेल टेम्पलेट पे आप वर्किंग कर सकते हो, और उस टेम्पलेट पे पूरा वर्किंग करके फिर आप लॉग इन करके उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि साइंड अटैचमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी लगाना जरूरी है। काफी लोगों के ये सवाल आए थे कि सर अभी जब से ये V3 आया है, हमें साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट कुछ बनानी है क्या? तो उसके लिए हाँ, ये आंसर है कि बिल्कुल आपको बनानी है, और आपको साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम पूरा एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं बोर्ड रिपोर्ट के साथ, वो आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद में V3 के अंदर आपको ये अपलोड करना है। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे कोई फिगर्स है 15 करोड़ की, अब 15 करोड़ कीबोर्ड से टाइप नहीं करने की बजाय
वो कॉपी पेस्ट करेंगे किसी पीडीएफ से जो साइंड पीडीएफ है, तो यहाँ उनके टेक्निकल एरर आ सकती है। तो कॉपी पेस्ट आपको अवॉइड करना है। कोशिश करिए कॉपी पेस्ट आप करो तो नॉर्मल वर्ड फाइल से करिए। इंटरनेट की कोई फाइल्स होती है, जैसे आप क्रोम से कोई कॉपी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आपको V3 पे ध्यान मतलब एनुअल फाइलिंग करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं, ये आपको पहले ही चेक करना है। अदरवाइज एनुअल फाइलिंग के टाइम पे पेनल्टी लेवाई हो सकती है, बिकॉज आप DSC बनाओगे, काफी टाइम कंज्यूम होता है, डायरेक्टर अवेलेबल नहीं होता। तो ये चेकलिस्ट आप पहले ही बना के रखो। बाकी V3 पे एनुअल फाइलिंग की आपने बात की, ये एक डिटेल्ड डिस्कशन है जी। जनरल डिस्कशन। तो मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट से आप दूर रहिए, ठीक है। और उसकी जो इंस्ट्रक्शन किट है वो आपको पहले रेफर करनी है। इंपॉर्टेंट आपके जो अनाउंसमेंट है स्टार्टिंग के अंदर एक्सेल फाइल में, वो आपको पढ़ के ही आपको उसका फॉर्म का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। हाँ सर, एक दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन सर ये है कि अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन के बाद CS स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, या फिर अगर कोई CA है फिर CS करना चाहता है तो? देखिए ग्रेजुएशन के बाद आपको आई थिंक डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव देनी है। आपके लिए फाउंडेशन या फिर CSET जो बोलते हो आप आजकल, वो एग्जाम्प हो चुका है उनके लिए। तो सीधी सी बात, अगर ग्रेजुएशन बेसिस पे आपको करना है तो आप जैसे ही फॉर्म भरोगे आपको जून या दिसंबर अटेम्प्ट मिलेगा, 9 महीने या 10 महीने का बीच में टाइम मिलेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम पे कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है, उनको दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको टाइम मिलता है, बाकी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में आपको टाइम नहीं मिलता। आप खुद देख लीजिए दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो एग्जाम ही है। 3-3.25 महीने आपको मिलता है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा आपको लगभग 9 महीने, 10 महीने या 1 साल का टाइम मिलता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, प्लस जो बुक्स आई हुई है, जो मटेरियल्स आए हुए हैं, वो आपके लिए एकदम नया है, फ्रेश है, पढ़ने का मन भी करता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सके तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके स्टार्ट करना। और जो कराया या CA करा हुआ है उनके भी कुछ सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट है, उनके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज उनको प्रैक्टिस है चीजें पढ़ने की डिटेल्ड में। उसके लिए इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने टफेस्ट एग्जाम क्लियर करके आए हैं। कई सारे जो एप्लीकेबल लॉज है वो उन पे एप्लीकेबल थे ऑलरेडी, कॉर्पोरेट लॉज के, तो वहां उनको कॉमन स्टडी करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं LLB, CS करे हुए बंदे अगर LLB करते हैं तो 9 सब्जेक्ट होते हैं एक साल में, 9 27 सब्जेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है वो 1 महीने के अंदर है ना पूरा कोर्स कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए इजी होता है, ठीक है। LLB वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ LLB जैसे CS के बाद आप LLB करते हो, क्योंकि CS में आप इतनी मेहनत कर लेते हो, इतनी पढ़ाई कर लेते हो। LLB को आपको लगता है यार LLB तो ऐसे ही क्लियर कर लूंगा, तो आपको 1 महीने या 2 महीने की स्टडी से भी आप LLB क्लियर कर लेते हो। परसेंटेज मैटर करता है, अगर ज्यादा कोई मेहनत से करेगा तो परसेंटेज अच्छे भी आ सकता है। जी जी। सर एक और क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ट्रेनिंग के बारे में सोचना चाहते लेकिन Tier 2 सिटी में है, तो उसको मेट्रो सिटी जाना चाहिए या फिर अपने नियर बाई फॉर्म में ज्वाइन करनी चाहिए? आपका क्या अप्रोच है इसमें? देखिए अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और घर वाले अलाउ करते हैं और सारी फेवरेबल सिचुएशन है, तो मैं कुछ सिटीज का आपको नाम बताना चाहूंगा, वहां पे बिल्कुल जाना चाहिए। आप सिटी चूज कर सकते हो, चेन्नई कर सकते हो, हैदराबाद कर सकते हो, बैंगलोर कर सकते हो, दिल्ली NCR कर सकते हो, मुंबई कर सकते हो, पुणे कर सकते हो। ये मैंने जो सिटीज बताई वहां पे आपको अच्छा काम सीखने को भी मिलेगा और बड़े असाइनमेंट्स की भी संभावना रहती है, क्योंकि बड़ी सिटीज होती है, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, मुंबई है, स्टॉक एक्सचेंज है, लिस्टेड कंपनीज का भी स्कोप है, NBFC का भी स्कोप है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको जाना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं मिलती है, कोई फेवरेबल चांस नहीं है, तो आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मैं इस सिटी के अंदर क्यों हूँ। क्योंकि आप वहां पे भी अपने इंटेलेक्चुअल, देखिए ट्रेनिंग में क्या है, आपको अपने इंटेलेक्चुअल स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रेनिंग में 21 महीने में आप कुछ काम सीख नहीं पाओगे ज्यादा, आप बेसिक्स सीख सकते हो या फिर आपको इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग करना है। आप देख लीजिए आज की डेट पे कोई पर्सन को प्रैक्टिस करते हुए 30 साल भी हो गए, 30 ईयर्स, तो भी हम उसको प्रैक्टिसिंग CS ही बोलेंगे। प्रैक्टिस का मतलब है रोज आके प्रैक्टिस करना, टिल द टाइम ऑफ डेथ ऑफ प्रैक्टिसिंग CS या प्रैक्टिसिंग CA, वो प्रैक्टिसिंग ही कहलाएगा। तो रोज अमेंडमेंट्स होते हैं, रोज चेंजेस होते हैं। वो आपके इंटेलेक्चुअल आपके स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपका इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिर आपके लिए कोई भी मैटर आ जाए आप रिजोल्व कर सकते हो। हाँ सर, एक और क्वेश्चन ये था, जैसे कि मान लीजिए कोई, हाँ मान लीजिए सर कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ाई
कैसे अप्रोच करें? फॉर एग्जांपल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद से कैसे अप्रोच करें कि दिसंबर तक रिवीजन भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए? ऐसे उनको मतलब रिजल्ट का वेट करना चाहिए या फिर? आपका सवाल ये है क्या कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए रिजल्ट आने हाँ के बाद में? हाँ हाँ, जो एग्जाम दे दिए उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए 25 तारीख को रिजल्ट आएगा, एक महीने बाद में। काफी बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आज से मतलब स्टडी स्टार्ट कर दी, जून अटेम्प्ट देते ही स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको ऐसे उम्मीद था कि शायद मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए। काफी बार ये उम्मीद रहती है कि मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, तो वो तैयारी स्टार्ट कर दी उन्होंने। ठीक है, जी ये जी। आई थिंक कोई किसी ने कनेक्ट किया है। हाँ ठीक है, तो हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर एग्जाम्स की तैयारी 25 अगस्त को आपका रिजल्ट आता है, अगर नेगेटिव एग्जाम आता है तो उसको ये नहीं सोचना है 2-3 दिन 4 दिन खराब नहीं करना है। आप अपनी बुक्स निकाल के रखो, 26 तारीख से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर जी आपको क्या करना है, जो एग्जाम में आपका रिजल्ट आया है उसमें आपको मार्क्स देखना है। क्या पता कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें 28 मार्क्स ही आए हैं। जी फिर आपको जिसमें 28 आए हैं उसको आपको फोकस करना है कि एक्चुअल में 28 क्यों आए हैं। क्या तो ड्राफ्टिंग मेरी इंप्रूव नहीं है, या फिर मेरा टैक्सेशन का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या फिर मेरा इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा नहीं हुआ है। उसमें आपको फोकस देना चाहिए और उसकी कॉपी मंगा के चेक करनी चाहिए कि भैया ऐसा मैंने क्या कर दिया कि 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूँ, 28 मार्क्स कैसे आए हैं मेरे। जी। ठीक है, तो ये आपको कॉपी चेक करवा के पैरेलली आप तैयारी के साथ साथ आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि मेरे नंबर क्यों कम आए हैं। क्या पता स्टार्टिंग के 1 घंटे मेरी राइटिंग अच्छी थी, चीजें सही लिख रहा था, बट लास्ट के 1 घंटे के अंदर सारा मैंने ऐसे किया है जैसे सामने वाले को कोई समझ में नहीं आए। जी ठीक सर, है, ये भी सही है। तो इस तरह की चीजें आपको मतलब ध्यान रखनी है। रिजल्ट नेगेटिव भी आए हाँ तो आपको पॉजिटिव सोचना है। हाँ, सेल्फ वो पता हो जाता है ना कि मैं कैसे लेके आया हूँ, उतना आइडिया तो हो ही जाता है इतना हाँ हाँ, एग्जाम में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस सर। तो लास्ट टिप्स दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा अगर आपको अप्रोच करना चाहे तो कैसे आपसे अप्रोच कर सकता है, या फिर आप कहाँ आपका फॉर्म है, या फिर किस चैप्टर पे आप सबसे सिखाते पहले हैं मेरे आपको? को अप्रोच किस चीज के लिए करना चाहें? अप्रोच लाइक इन द सेंस, अगर मान लीजिए किसी को ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करना हो बच्चे को, या फिर ओके, आपसे मिलना हो। ठीक है। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अपने फील्ड के अंदर, सीएस फील्ड के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो आपको लगता है अच्छे काम कर रहे हैं, जिनको देख के आप इंस्पायर होते हो, जिनको देख के आप मोटिवेटेड रहते हो, उनसे टच में रहने की भी जरूरत है। उनसे आप मिलिए जाके। जैसे आप कोई दिल्ली रहते हैं, कोई बेंगलोर रहते हैं, कोई जयपुर जी रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, तो जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है प्रेजेंट काम कर रहे हैं 5-10 साल से मार्केट में, उनसे आपको उनके ऑफिस जाके मिल के आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। इससे आपको क्या होता है कि बैकग्राउंड क्लियर होता है कि हाँ फ्यूचर में अपन भी इस तरीके का काम करेंगे, किस तरह की चीजें, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो एक तो आपके जो मेंटोर है, हमेशा आपको एक मेंटोर बनाना चाहिए इस फील्ड के अंदर, जो मेंटोर आपको गाइड करे। और मेंटर कोई भी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि सीएस का कोई मेंटोर सीए भी हो सकता है, कोई एडवोकेट फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है। तो आपको सबसे पहले उनके टच में रहना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहना चाहिए। जब एग्जाम भी आप देके आओ तो उनसे आप मिलिए, बताइए कि सर इस तरह के एग्जाम हुए, मैंने ये चीजें की, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियस सी बात है एग्जाम दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रैक्टिकल चैलेंजेस तो फेस किए हैं उस टाइम पे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और मेरे से अगर आपको टच में रहना है तो आप मुझे फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो करिए। लिंक्डइन पे हम करंटली एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट पे वर्किंग कर रहे हैं, वीडियोस कंटेंट पे वर्किंग कर रहे हैं, एंड हम लोग टेस्ट में भी जो पीपीटीज वगैरह है उस पर वर्किंग कर रहे हैं। लिंक्डइन पे आप कनेक्टेड रहो, लिंक्डइन पे आप मुझे मैसेज करिए। एंड ट्रेनिंग के लिए मैं जयपुर एंड मुंबई 2 जगह एक्टिव रहता हूँ। जयपुर में अपनी फॉर्म है, मुंबई में अपनी फॉर्म है, एंड दिल्ली में कनेक्शंस है ऑलरेडी। इसको दिल्ली या एनसीआर में को ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए हमने एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसको हम CSTJ कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड जॉब के 2 ग्रुप बना रखे हैं। प्लस हाँ MCA V3 के ऊपर भी हमने 2 ग्रुप बना रखे हैं, MCA V3 इश्यूज एंड सॉल्यूशन, जिसपे कंटिन्यूअसली 100 ऑफ क्वेरीज आती है, क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं एरर्स को रिजोल्व करने के लिए। तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, आप मेरे नंबर उनको हाँ सर्कुलेट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मुझे आप लिख सकते हो कि मुझे MCA V3 में ऐड होना है, CSTJ कंपनी सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड जॉब्स में ऐड होना है। तो जो भी वैकेंसीज आती है वहां पे, बैंगलोर की, दिल्ली की, मुंबई की, कैलकाटा की, तो वो सब उसमें वैकेंसी में हम शेयर करते हैं ग्रुप में। हाँ, मैं आपका जो कांटेक्ट है मैं शेयर कर दूंगा। और दूसरी चीज सर ये है कि मान लीजिए जो टीयर सेकंड सिटी जैसे कानपुर हो गया,
लखनऊ हो गया, तो उनके बच्चे, वहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे अप्रोच करें ट्रेनिंग के लिए? वहाँ भी अगर आपका कुछ कनेक्शंस हो। देखिए कनेक्शन हर जगह होती है, जैसे ऑलरेडी जो प्रोफेशनल 10 साल से 8 साल से एक्टिव है अपनी फील्ड के अंदर, तो उनके क्या होता है कि जब हम सेशंस अटेंड करते हैं, हमारे लिए सीपी आवर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे उदयपुर में कोई सेशन है, आज दिल्ली में है, मुंबई में है, पुणे में है, कहीं भी हम सेशन होते हैं, हम अटेंड करते हैं, तो वहाँ हमारी नेटवर्किंग होती है एक दूसरे के साथ। जी। अब हो सकता है कि जिनसे हमारी नेटवर्किंग हुई, क्या तो वो पीसीएस फर्म चलाता हो, खुद की फर्म हो, या फिर किसी फर्म का पार्टनर हो, या फिर किसी कंपनी का सीएस हो। तो हमारे ग्रुप में ऐड होने से फायदा ये है कि हमारे जो फ्रेंड्स बनते हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड जिनको हम बोलते हैं, उनकी फर्म में या कंपनीज में कहीं वैकेंसी होती है तो वो हमें सर्कुलेट करते हैं कि भैया आपके जो ग्रुप्स है इसके अंदर आप पोस्ट कर दो। वहां उनके बेनिफिट हो सकती है, काफी वैकेंसीज आती है, लखनऊ की भी आती है, और छोटी सिटी जो होती है कानपुर, वहां की भी आती है, बीकानेर की आती है, भीलवाड़ा की आती है, अजमेर की आती है, कलकत्ता में छोटे शहरों की आती है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सिटीज के लिए भी वैकेंसीज आती है, वहां भी पीसीएस काम कर रहे हैं, सीए काम कर रहे हैं, एडवोकेट्स काम कर रहे हैं। अच्छा सर, तो सर अब वार्प अप करते हैं। बेसिकली आप क्या लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे हैं? देखिए मैं सबसे पहले तो आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आप इस तरह के सेशंस अरेंज करते हो स्टूडेंट्स के लिए। एंड बच्चों के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से कि आप कोशिश करिए कि जो चीज आप पढ़ाई कर रहे हो, जो सेक्शंस आप पढ़ रहे हो, जो रूल्स आप पढ़ रहे हो, उनको टू द पॉइंट और क्रिस्प आपको समझाना भी आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, नॉलेज अपने माइंड में है बट नॉलेज को डेजिग्नेट करना आपको नहीं आता है, तो वो नॉलेज कोई काम की नहीं है फिर। क्योंकि आप जो काम करते हो उस काम को शोकेस तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और शोकेस कर देगा। तो हमेशा आपको स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना है, नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है एंड आप डेजिग्नेट या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो 10 जनों के बीच में, 15 जनों के बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपको बाद में रिग्रेट फील होगा कि यार मुझे मेरी कम्युनिकेशन पे भी वर्क करना चाहिए, मुझे किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, क्या लेआउट मेरा होना चाहिए, क्या वर्डिंग्स मेरे को यूज करनी है, इस पे भी आपको वर्किंग करनी जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया अपना और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई होप जो भी जुड़े हैं उनको भी बहुत हेल्प हुआ होगा। और किसी क्वेश्चन आई थिंक हमें नहीं लगता अब है कोई, सबका क्वेरी सॉल्व हो गया है। वंस अगेन वेरी थैंक यू सो मच सर। फिर नेक्स्ट कोई प्रोग्राम रखेंगे। टिल देन सर, बाय। या थैंक यू सो मच, थैंक यू, या बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। फिर नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबको एडवोकेट निशिता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। एंड अगला सेशन होगा उसमें आप फिर हम मिलेंगे किसी अलग टॉपिक पे, ठीक है? तब तक के लिए हैव ए गुड इवनिंग। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर।